पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मीलों दूर सफर तय करने के बाद अंततः जोल और एली बिल और फ्रैंक के घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, पर बिल और फ्रैंक को वहां मृत पाकर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। हालांकि आत्महत्या से पहले बिल और फ्रैंक अपने पीछे ढेर सारे आवश्यक संसाधन छोड़ गए थे, जिनकी बदौलत जोल को हिम्मत मिलती है और वो टेस्ट से किया अपना वादा निभाते हुए एली को फायरफ्लाइज तक पहुंचाने निकल पड़ता है। इसके लिए जोल पहले अपने भाई टॉमी को ढूंढने वाला है, जो पहले फायरफ्लाइज के दल में ही शामिल था। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आइए अब देखते हैं इस सीरीज का अगला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एली एक आईने के सम्मुख खड़ी होकर बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। ये बंदूक परलोक सिधार चुके फ्रैंक की थी, जिसे एली जोल से छुपाकर अपने साथ ले आई थी। फिर एली उस बंदूक को लोड करके वापस बैग में रखकर बाहर चली आती है। जोल और एली अपने सफर के दौरान विराम लेने के लिए एक पुराने गैस स्टेशन पर रुके हुए थे। जोल आगे के सफर के लिए एक पुरानी गाड़ी से बचा हुआ पेट्रोल निकालकर एक डिब्बे में जमा कर रहा था। जोल एली को बताता है कि सालों पुराना ये पेट्रोल लगभग पानी बन चुका है, इसीलिए उन्हें हर घंटे पेट्रोल भरना पड़ रहा है। फिर वो दोनों वायोमिंग राज्य की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो दोनों गाड़ी में पुराने गानों का आनंद लेते हुए चले जा रहे थे। तभी कार की पिछली सीट पर छानबीन करते वक्त एली को समलैंगिक पुरुषों की एक अडल्ट मैगजीन मिल जाती है, जो मर चुके प्रेमी जोड़े बिल और फ्रैंक की पसंदीदा मैगजीन थी। जोल एली को वो मैगजीन पढ़ते देख शर्म से पानी पानी हो जाता है और उसे कहता है कि ये बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है। लेकिन बिंदास एली जोल से ही मस्करी करते हुए पूछती है कि इस मैगजीन के पन्ने इतने चिपचिपे क्यों हैं? ये सुनते ही शर्म के मारे जोल की बोलती ही बंद हो जाती है। उसे देख एली खिलखिलाकर हंस पड़ती है और जोल को ज्यादा तंग न करते हुए उस मैगजीन को बाहर फेंक देती है। एली जोल के साथ इसी तरह मस्ती मजाक करती हुई अपना समय बिता रही थी। उस रास्ते पर मीलों तक सफर तय करने के बाद जोल देखता है कि एली को अब थकावट महसूस होने लगी थी और अब दिन भी ढलने को आ गया था। इसीलिए जोल अपनी गाड़ी सड़क से दूर जंगल की तरफ मोड़ लेता है। जंगल में वो लोग एक सुरक्षित जगह देखकर अपना डेरा जमा लेते हैं, जहां जोल 20 साल पुराने डब्बे में पैक खाने को स्टोव पर गर्म करता है। भूख से बेहाल एली उस खाने पर भी टूट पड़ती है। खाना खाते वक्त एली जोल से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर कब तक रुकने वाले हैं। इस पर जोल उसे बताता है कि आज वो पूरी रात यहीं सोने वाले हैं, क्योंकि कल उसे सारा दिन और सारी रात ड्राइविंग करके किसी भी तरह वायोमिंग राज्य तक पहुंचना है। जंगल में ठंड थोड़ी ज्यादा थी। ठंड से बचने के लिए एली आग जलाने का सुझाव देती है, पर जोल उसे आग जलाने से सख्त मना कर देता है। एली को लगता है कि आग के धुएं से इन्फेक्टेड उनकी तरफ आकर्षित होंगे, इसीलिए जोल आग जलाने से मना कर रहा है। पर जोल उसे बताता है इन्फेक्टेड इतने बुद्धिमान नहीं होते कि वो धुएं को देखकर जंगल में इतनी दूर आ जाएं, लेकिन इस जंगल में बेरहम लुटेरों के दल हो सकते हैं जो आग की रोशनी देखकर उन तक पहुंच सकते हैं। जोल की इस बात पर एली थोड़ी गंभीरता दिखाती है और खाना खाने के बाद बत्ती बुझाकर चुपचाप सोने की तैयारी करने लगती है। जोल भी अपनी बंदूक लोड करके उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाता है। वो दोनों खुले आसमान के नीचे सो रहे होते हैं, जिससे एली को वहां असुरक्षित महसूस होने लगता है। वो जोल से कहती है कि कहीं सचमुच में कोई लुटेरा उन्हें यहाँ ढूंढ तो नहीं लेगा। इस पर जोल उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है और उन्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये जानकर एली के मन को संतुष्टि मिल जाती है और वो सुकून की नींद सो जाती है। हालांकि जोल जानता था कि वो लोग इस जंगल में तो क्या कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये सोचकर ही वो बेचैन हो जाता है और सोने के बजाय रात भर एली की रखवाली करता रहता है। फिर सुबह होते ही वो 20 साल पुरानी कॉफी के कड़वे घूंट लगाता हुआ एली को साथ लेकर वायोमिंग राज्य की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में जोल एली को नक्शा पकड़ा देता है और उसे दिशा निर्देश देने के लिए कहता है। एली उसे वायोमिंग की दिशा बताते हुए पूछती है कि इस वक्त उसका भाई टॉमी वायोमिंग राज्य के किस शहर में होगा। जोल उसे बताता है कि टॉमी ने आखिरी बार वायोमिंग में स्थित कोडी शहर के निकटतम एक रेडियो टावर से संपर्क किया था। हालांकि अगर टॉमी उन्हें कोडी शहर में नहीं मिला तो वो लोग उसे आसपास के शहरों में भी ढूंढेंगे। ये सुनकर एली को टॉमी के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगती है। उसे जानना था कि टॉमी जोल से दूर क्यों रहता है। पहले तो जोल ये एक लंबी कहानी है कहकर एली को टालने की कोशिश करता है, पर एली के और जोर देने पर वो उसे टॉमी के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि बचपन से ही टॉमी हीरो बनने के सपने देखा करता था। खुद की जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने का उसे बड़ा शौक था। इसी चक्कर में उसने हाई स्कूल के बाद आर्मी भी ज्वाइन की थी।
हालांकि युद्धों में होने वाले कत्लेआम की वजह से उसे आर्मी में कभी भी एक हीरो की तरह महसूस नहीं हुआ। इस बात के 12 साल बाद जब कॉर्डाइसेप्स आउटब्रेक हुआ, तब टॉमी ने जोल को अपने साथ एक दल को ज्वाइन करने के लिए कहा, जो बॉस्टन शहर में स्थित क्वारंटाइन जोन की तरफ कूच कर रहा था। इसके लिए जोल तुरंत राजी भी हो गया था, क्योंकि वो हमेशा अपने भाई को अपनी आंखों के सामने सुरक्षित देखना चाहता था। उसी दल में जोल की मुलाकात टेस से हुई थी। वो सभी साथ मिलकर बॉस्टन शहर पहुंचने में कामयाब भी हो गए, लेकिन फिर बॉस्टन आकर टॉमी की मुलाकात फायरफ्लाइज की मुखिया मैरिलिन से हो गई। मैरिलिन ने उसे फायरफ्लाइज ज्वाइन करने की नसीहत दी, जिसके बाद टॉमी के अंदर का सोया हुआ मसीहा फिर से जाग उठा और वो इस भ्रमजाल में फंस गया कि वो फायरफ्लाइज के साथ मिलकर दुनिया को इन्फेक्शन से बचा सकता है। इसीलिए वो फायरफ्लाइज के दल में शामिल हो गया। हालांकि अब जोल को कहीं से खबर मिली है कि टॉमी ने फायरफ्लाइज के दल को भी छोड़ दिया है और अब वो जहां भी है बिल्कुल अकेला है। इसलिए जोल को बस किसी तरह उसे वापस लाना है, क्योंकि अब उसके परिवार में सिर्फ उसका भाई टॉमी ही बचा है। ये सुनकर एली जोल से पूछती है कि क्या वो एली को भी अपने परिवार का हिस्सा मानता है। इस पर जोल एली को साफ शब्दों में समझा देता है कि वो उसे सिर्फ एक पार्सल समझता है जिसे उसे फायरफ्लाइज को डिलीवर करना है। पर एली को तो जोल से इतना लगाव हो गया था कि वो उसे अपने पिता का दर्जा देने लगी थी। इसीलिए जोल की बात सुनकर एली बहुत दुखी हो जाती है और उससे चिढ़कर चुपचाप कार में ही सो जाती है। कुछ समय बाद जब एली की नींद खुलती है, तब वो लोग कैंसस शहर में पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि कैंसस शहर को पार कराने वाले पुल पर किसी ने एक आड़ी ट्रक खड़ी करके उस पुल को जाम कर दिया था, जिस वजह से वहां गाड़ियों का जमघट लग गया था। उनमें से कुछ गाड़ियों में सड़ चुकी इंसानी लाशें भी थी, जिन्हें शायद शहर में घुसने से रोकने के लिए मार दिया गया था। अब उस पुल को सीधा पार करना नामुमकिन था। एली नक्शे में देखते हुए जोल से कहती है कि उन्हें पीछे जाकर एक दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए, लेकिन जोल को पीछे का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। इसलिए वो कहता है कि वो लोग शहर के अंदर से घुसकर इस पुल को पार करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। ये सोचकर वो गाड़ी शहर के अंदर से ले जाने लगता है। रास्ता ढूंढते वक्त उनकी नजर वहां क्वारंटाइन जोन पर पड़ती है, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और तो और वहां फेडरा के लोगों का नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर जोल और एली आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तभी अचानक एक घायल आदमी उनसे मदद मांगता हुआ उनके पास आने लगता है। उसे देखकर एली उस आदमी की मदद करने की सोचने लगती है, लेकिन जोल उसे देखकर समझ जाता है कि ये उन्हें लूटने के लिए बिछाया गया एक जाल है। इसलिए वो तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है। तभी एक दूसरा हमलावर ऊपर से एक बिल्डिंग ब्लॉक गिराकर उनकी गाड़ी की विंडशील्ड तोड़ देता है। जोल किसी तरह उससे बचकर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के पहिए हमलावरों द्वारा बिछाए कीलों की वजह से पंक्चर हो जाते हैं और गाड़ी अपना संतुलन खोकर एक दुकान के अंदर घुस जाती है। उसके बाद तो जैसे हमलावरों द्वारा उन पर गोलियों की बरसात होने लगती है। वो दोनों किसी तरह उनसे बचते हुए अपनी गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। फिर जोल भी गाड़ी में रखी अपनी बंदूक निकाल लेता है और एली को पीछे दीवार में दिख रहे एक छेद के जरिए अंदर के कमरे में जाकर छुपने के लिए कहता है। फिर वो खुद उन हमलावरों पर गोलियां बरसाने लगता है। जोल के पक्के निशाने एक हमलावर को मार गिराते हैं और जोल वहां से निकलकर दूसरी जगह छुप जाता है। अब वो दूसरा हमलावर अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए जोल और एली को ढूंढने लगता है। तभी जोल बड़ी चालाकी से उस दूसरे हमलावर को भी मार गिराता है। जोल ने अब दोनों हमलावरों को खत्म कर दिया था। ये देखकर उसकी जान में जान आ जाती है, लेकिन तभी जोल की बंदूक जाम हो जाती है। जोल उसे ठीक कर ही रहा होता है कि तभी एक और हमलावर अचानक अंदर आकर जोल पर हमला कर देता है। वो हमलावर जोल पर पूरी तरह हावी हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। जोल के लिए उस आदमी के शिकंजे से छूट पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ये देखकर अंदर छुपी एली भी भयभीत हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने डर पर काबू पाते हुए अपनी बंदूक लेकर बाहर आती है और सीधे हमलावर की कमर पर गोली मारकर उसे पूरी तरह अपाहिज कर देती है। उसके बाद वो हमलावर डर के मारे अपने सारे हथियार निकालकर बाहर रख देता है और अपनी मां को याद करता हुआ जोल और एली से रहम की भीख मांगने लगता है। उसे ऐसा तड़पता हुआ देखकर मासूम एली का दिल पिघल जाता है। हालांकि जोल अच्छी तरह से जानता था कि ये सब उस आदमी की एक चाल है, इसीलिए पहले तो वो एली से उसकी बंदूक ले लेता है, फिर उसे वापस अंदर जाने के लिए कहता है और एली के अंदर जाते ही जोल उस आदमी को उसके ही चाकू से मारकर उसे मौत की नींद सुला देता है। उसी वक्त हमलावरों की टोली अपने साथियों को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है, पर जोल और एली किसी तरह छुपते छुपाते उनसे बच निकलते हैं। वहां से कुछ ही दूर स्थित कैंसस क्वारंटाइन जोन में एक औरत एक बूढ़े आदमी से पूछताछ कर रही थी। इस औरत का नाम कैथलीन है और वो पीपल नाम के क्रांतिकारी संगठन की लीडर है।
पीपल संगठन के लोग भी फायरफ्लाइज की तरह ही फेडरा की हुक्मशाही से तंग आकर बगावत पे उतर आए थे और उन्होंने हिंसा का प्रयोग करके फेडरा को कैंसस शहर से पूरी तरह से उखाड़ फेंक दिया था। कैथलीन से पहले कैथलीन का भाई माइकल पीपल संगठन का लीडर हुआ करता था। माइकल एक अहिंसावादी व्यक्ति था और उसके नेतृत्व में पीपल संगठन अहिंसा के मार्ग से फेडरा का विरोध किया करता था। लेकिन एक दिन हेनरी नाम के एक गद्दार नागरिक ने फेडरा तक माइकल की जानकारी पहुंचाकर उसे पकड़वा दिया और फेडरा ने उसे पकड़कर मार डाला। माइकल के बाद कैथलीन पीपल संगठन की लीडर बनी, लेकिन अपने भाई की मौत ने उसे निर्दयी बना दिया था। उसने फेडरा से बदला लेने के लिए हिंसा का मार्ग चुना और हथियारों के दम पर उसने फेडरा को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो गद्दार हेनरी को भी उसकी गद्दारी की सजा दे पाती, हेनरी अपने छोटे भाई के साथ क्वारंटाइन जोन से भागने में सफल हो गया और अब कैथलीन उसे भूखी शेरनी की तरह पूरे कैंसस शहर में ढूंढ रही है। कैथलीन को कहीं से खबर मिली थी कि ये बूढ़ा डॉक्टर छुपने में उसकी मदद कर रहा है, लेकिन कैथलीन के उसे बंदूक दिखाकर धमकाने पर भी डॉक्टर इस बात पर अड़ा रहता है कि वो हेनरी के बारे में कुछ नहीं जानता। डॉक्टर कैथलीन से कहता है कि उसने कैथलीन को उसकी माँ के गर्भ से इस दुनिया में लाया है और वो आज भी कैथलीन का डॉक्टर है, वो उससे कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये सुनकर कैथलीन भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। तभी उसे ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर कैथलीन जब बाहर आती है तो देखती है कि उसके साथी उन लोगों की लाशें लेकर आए थे जिन्हें जोल ने मारा था। कैथलीन के इस बारे में पूछने पर उसका कमांडर उसे बताता है कि कुछ बाहरी लोग राशन से भरे हुए ट्रक के साथ शहर में घुस आए हैं और उन्होंने ही इन सब की ये दशा की है। ये सुनकर कैथलीन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसे लगता है कि जरूर गद्दार हेनरी ने ही बाहर से मदद मंगवाई होगी। वो गुस्से में पहले तो अंदर जाकर उस डॉक्टर का भेजा उड़ाती है, उसके बाद बाहर आकर एक भड़काऊ भाषण के साथ अपने साथियों को हेनरी और उन बाहरी लोगों को यानी जोल और एली को ढूंढकर मारने का आदेश देती है, जिसे सुनकर खतरनाक हथियारों से लैस पीपल संगठन के सारे बागी शहर के चप्पे चप्पे में फैल जाते हैं और उन्हें हर घरों और दुकानों में ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जोल और एली एक छोटे से दुकान में छुपकर उन बागियों पर नजर रखे हुए थे। जोल बागियों की चाल को समझकर पहले ही ये रणनीति बना चुका था कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो दोनों जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर थोड़ी दूर मौजूद एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाएंगे, जहाँ से वो शहर का मुआयना करके शहर से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। वो दोनों मौके का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ देर चुप्पी साधे रहने के बाद आखिरकार वो दोनों उस घटना के बारे में बात करते हैं जब एली को उस हमलावर पर गोली चलानी पड़ गई थी। जोल अपने चेहरे पर शर्मिंदगी लिए कहता है कि जब वो हमलावर दरवाजे से अचानक अंदर आया तब जोल को उसकी आहट सुनाई नहीं दी। इस वजह से वो हमलावर उस पर हावी हो गया और उसे बचाने के लिए मासूम एली को इतनी छोटी उम्र में ही उस हमलावर पर गोली चलानी पड़ी। जोल इस सारी घटना का दोषी खुद को मानते हुए एली से माफी भी मांगता है। ये देखकर एली बहुत भावुक हो जाती है और जोल को बताती है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि उसने किसी इंसान को चोट पहुंचाई हो। ये सुनकर जोल पहले तो संदेह भरी निगाहों से एली की तरफ देखता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि एली बंदूक संभाल पाने में सक्षम है। ये सोचकर वो एली को उसकी बंदूक लौटा देता है और साथ ही उसे बंदूक पकड़ने की सही तकनीक भी सिखाता है ताकि कोई आसानी से उसके हाथों से बंदूक छीन न पाए। ये पल एली के चेहरे पर दोबारा मुस्कान ले आता है। इसके बाद मौका पाकर वो दोनों उस दुकान से बाहर निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ कैथलीन और उसके साथियों को हेनरी का एक गुप्त ठिकाना मिल जाता है। वहां खाने के ढेर सारे खाली डिब्बों को देखकर कैथलीन समझ जाती है कि हेनरी और उसका छोटा भाई कुछ दिन तक यहीं छुपे हुए थे और जब उनका खाना खत्म हो गया तो वो दोनों यहाँ से कहीं और चले गए। कैथलीन जानती थी कि हेनरी अपने भाई से बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी भूखा नहीं रहने देगा। वो लोग कभी न कभी तो खाने की तलाश में किसी राशन की दुकान पर जरूर जाएंगे। इसीलिए कैथलीन अपने कमांडर को हर एक राशन की दुकान पर अपने आदमियों को तैनात करने का आदेश देती है। तभी कैथलीन देखती है कि कमांडर किसी बात को लेकर चिंतित लग रहा था। कैथलीन जब कमांडर से उसकी चिंता का कारण पूछती है तो कमांडर उसे कुछ दिखाने के लिए उसी इमारत के तहखाने में ले जाता है और उसे जल्द ही आने वाले एक बड़े खतरे से अवगत कराता है। वो देखते हैं कि तहखाने में एक जगह की जमीन अंदर धंस चुकी थी। वो लोग उस गड्ढे को देख ही रहे थे कि तभी अचानक वो गड्ढा गड़गड़ाहट की आवाज के साथ हिलने लगता है, जैसे जमीन के नीचे से कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। वो भयानक दृश्य देखकर डर के मारे उन दोनों की जैसे जान ही हलक में आ जाती है। कमांडर इस खतरे के बारे में उनके बाकी साथियों को भी बताना चाहता था, पर कैथलीन कमांडर से यह बात अभी अपने तक ही सीमित रखने के लिए कहती है, क्योंकि अभी तो उसका मकसद सिर्फ हेनरी को ढूंढकर मारना था,
जिसके लिए वो इस बड़े खतरे को भी अनदेखा कर देती है और कमांडर को हुक्म देती है कि वो अभी सिर्फ इस इमारत की घेराबंदी करवाए और अपना पूरा ध्यान हेनरी और उन बाहरी लोगों यानी जोल और एली को ढूंढने में लगाए। उधर दूसरी तरफ जोल और एली बड़ी मुशक्कतों के बाद उस ऊंची इमारत के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी 42वीं मंजिल पर चढ़कर उन्हें शहर का मुआयना करना था। वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। तभी चलते चलते रास्ते में एली जोल से पूछती है, शहर में आने के दौरान उन्हें जो आदमी मदद मांगता हुआ दिखा था, उसे देखकर जोल ने कैसे भांप लिया कि वो एक लुटेरा है? तो जोल उसे बताता है कि बहुत समय पहले उनका भी ऐसा ही एक दल हुआ करता था, जिसमें टॉमी और टेस भी शामिल थे। वो लोग भी ऐसे ही मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटा करते थे। जोल ये भी कहता है कि उस समय परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें जिंदा रहने के लिए बुरे से बुरे काम भी करना पड़ते थे। ये सुनकर एली संदेहवाचक शब्दों में जोल से पूछती है कि क्या उस वक्त उसने भी मासूम लोगों की हत्या की थी। इस पर जोल एक नजर एली को घूरकर बस चुप्पी साध लेता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो लोग इसी तरह आगे बढ़ते हुए 33वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं, पर वहां तक पहुंचते पहुंचते जोल की हिम्मत जवाब दे देती है। वो बुरी तरह थक जाता है, इसलिए वो लोग आज की रात इसी मंजिल पर रुककर अगले दिन आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वो लोग एक कमरे में चले जाते हैं जहां जोल सुरक्षा के लिए दरवाजे के आसपास कांच के कुछ टुकड़े बिखेर देता है, ताकि अगर कोई हमलावर उन्हें ढूंढता हुआ अंदर आए तो उन्हें उनके कदमों की आवाज सुनाई दे। इसके बाद वो दोनों आराम से सोने लगते हैं। पर एक बात जोल को अभी भी परेशान कर रही थी। वो ये सोच रहा था कि उस वक्त एली ने ऐसा क्यों कहा था कि उसने इससे पहले भी किसी इंसान को मारा है। जोल एली से इसका जवाब मांगता है, पर एली इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। इस वजह से जोल भी उससे दोबारा नहीं पूछता, पर उसे दिलासा देता है कि वो आगे ऐसी नौबत नहीं आने देगा जिसमें एली को किसी इंसान पर हमला करना पड़े। क्योंकि भले ही एली काफी बहादुर थी, पर जोल की नजरों में वो अभी भी सिर्फ एक छोटी बच्ची है। फिर जोल सोने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ करता है। तभी एली जोल को एक चुटकुला सुनाती है। वैसे तो जोल को कभी भी एली के किसी चुटकुले पर हंसी नहीं आती, लेकिन इस बार वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और वो दोनों इसी तरह हंसते हंसते चैन की नींद सो जाते हैं। फिर आधी रात के वक्त जब जोल सुकून की नींद सो रहा होता है, तभी एली की आवाज सुनकर जोल अचानक नींद से जागता है तो देखता है कि 2 अनजान लोगों ने उन पर बंदूक तान रखी है। ये देखकर उसके पैरों तले जैसी जमीन ही खिसक जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। वो 2 अजनबी आखिर हैं कौन जिन्होंने जोल और एली को बंधक बना लिया है, और उस जमीन के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देख कैथलीन भी भयभीत हो उठी थी। ऐसे ही कई रहस्यों से अभी पर्दा उठना बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ द लास्ट ऑफ अस के रोमांचक भरे सफर पर। धन्यवाद।